जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पहला क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही नहीं है। जो गलत है वो चूज करना है। आप ऑप्शन सभी को देखेंगे, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो वो भी देखते चलेंगे। इसमें से हमें पूछा था अधिगम के बारे में, जो गलत है स्टेटमेंट वो चूज करना है। पहला कथन कह रहा है कि अधिगम अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये स्टेटमेंट सही है, और जब अधिगम की आप विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आता है ये, ठीक है। सेकंड आपका कथन है कि अधिगम अनुभवों के परिणाम स्वरूप होता है। ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करता है, और ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यानी ये कह रहा था अधिगम परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हो ये आपकी जन्मजात होती है, ठीक है। तो ये जन्मजात होती है, तो इससे होता क्या है, और हालांकि देखा जाए जो चीज़ें जन्मजात होती हैं निश्चित तौर से वो डायरेक्टली आपके व्यवहार से संबंधित नहीं मानी जाएंगी। व्यवहार है मोस्टली हम जो भी चीज़ें अपने वातावरण से अर्जित करते हैं उन्हीं को आधार दिया जाता है। तो हम कहेंगे मैच्योरिटी है वो आपकी जीवन पर्याप्त नहीं चलती है, जब तक शरीर का डेवलपमेंट होता है तभी तक होती है, यानी कि इसकी निश्चित अवधि होती है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं ये जन्मजात होती है, ठीक है। और हम कहेंगे ये आपकी शारीरिक गुणों से ज़्यादा संबंधित होती है। और आप ऐसे कह सकते हैं इसमें, जैसे हम जब ये कह रहे हैं कि ये जन्मजात होती है तो ये वंशानुक्रम पर आधारित होती है, यानी हेरेडिटी पे, और निश्चित समय तक इसका डेवलपमेंट होता है किसका, मैच्योरिटी का। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मैच्योरिटी का मतलब ये है जैसे कि बच्चों का घुटनों के बल पर चलना होता है, फिर चलेंगे तो फिर साथ ही साथ वो खड़े भी हो जाएंगे और फिर चलने लगते हैं। इस प्रकार का ये सभी आपकी मैच्योरिटी से संबंधित विशेषता होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें आपसे सेकंड क्वेश्चन नंबर में ये पूछा था कि इसमें से बताइएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछा है कि विराम विधि को महत्व को कौन है इंगित नहीं करता है। जो कथन गलत है वो चूज करना है। तो देखो, आप सभी कथनों को पढ़ के देखिएगा। सीखने में थकान नहीं होती है, यानी सीखने में थकान नहीं होती है, ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा क्योंकि विराम विधि के अंतर्गत। दूसरा है कि स्मृति चिन्ह समेकित नहीं होते हैं, ये कहना गलत है, इसमें समेकित होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके मेमोरी के ट्रेस हैं वो सभी आपके कंसोलिडेट किए जाते हैं, जबकि ये कह रहा है नहीं किए जाते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। उसके अलावा है सीखने में है, ये बात सही है, यानी जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है। बाकी मानसिक उबता नहीं होती है, ये भी कथन सही है। हमें केवल वो चूज करना था जो विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है, यानी उसे रोकता है। आपको वो बताना है ऐसा कौन सा कार्य है शिक्षक का। हालांकि देखा जाए इन 4 ऑप्शनों को आप जब जो क्रिएटिविटी पढ़ते हैं या सृजनात्मकता बच्चों की विशेषता पढ़ते हैं तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाती है, और यहाँ पर उसने कह रहा है कि एनकरेज किया जाता है, तो ये बात सही है। सेकंड है दूसरों के व्यवहार की अनुरूपता, यानी दूसरों के अनुकूलित चल रहे हैं आप, तो ये इसमें फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है या डाइवर्जेंट थिंकिंग है या आउट ऑफ बॉक्स आप सोच सकते हैं वो चीज़ें दब जाएंगी। तो हम कहेंगे ये वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। हमें यही पूछा था कौन अवरुद्ध करता है, वो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निश्चित तौर से ये आपके सृजनशील बालक की ये विशेषता हो जाएगी। नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा करना, जो भी आप इनोवेशन करते हैं नए नए, तो निश्चित तौर से उसे मोटिवेट करना, ये बात सभी सही है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें पूछा है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता है। आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, इन विशेषताओं से फिर अगली बार भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि वे जन्मजात नहीं होते, ये बात सही है। दूसरा है वे सार्वभौमिक यूनिवर्सल यूनिवर्सल, तो ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो भी चीज़ हम अर्जित करते हैं ना वो वातावरण से करते हैं, तो फिर ये सार्वभौमिक नहीं हो सकती, ये वातावरण के अनुकूलित बदलती रहती हैं। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है ये जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि ये बात सही है। जरूरी नहीं है कि जो आप अर्जित प्रेरक जो भी यूज कर रहे हैं या जिंदगी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये
वे अधिगम को प्रभावित करती है, ये भी बात सही है। वे जन्मजात नहीं होते, ये हमने स्टेटमेंट पहला देख लिया था। इस प्रकार है, हम कहेंगे 2 नंबर ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जन्मजात नहीं होते हैं, ये ध्यान, सॉरी, जन्मजात तो नहीं होते हैं, ये बात सही है, लेकिन वे सार्वभौमिक नहीं होते। ठीक है, ये कह रहा है सार्वभौमिक होते हैं, जबकि ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है 5 नंबर क्वेश्चन में, किसी कार्य को या किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के लिए सीखने को प्रभावित करता है। सीखने का यह नियम किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया था। जब भी आप सीखने के नियम की बात करेंगे तो निश्चित तौर से आप वहाँ पर थॉर्नडाइक का नाम लेंगे। थॉर्नडाइक ने हालांकि देखा जाए अपना सिद्धांत दिया था ऐसा थ्योरी, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उन्होंने 3 नियम तो मुख्य दे दिए थे, ठीक है, और 5 नियम गौड़ दे दिए थे। 3 नियम जो मुख्य थे वो इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हम PTA बोलते हैं। P के मतलब प्रभाव का नियम, T से तत्परता का नियम और E से अभ्यास का नियम। जो आपका प्रभाव का नियम है ना, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनमें क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट में, इसी में आपका संतोष असंतोष का नियम आता है। ये 2 प्रकार का होता है, संतोष और असंतोष। यानी जिससे आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए तो निश्चित तौर से आप उस अनुक्रिया को दोहराएंगे तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिल रही है, जब भी तो आप उसी चीज़ को दोहराएं। अगर आपको असफलता मिलेगी तो निश्चित तौर से आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस कार्य को करेंगे नहीं। तो यही कह रहा था कि किसी कार्य को संतोषजनक प्रभाव उस कार्य को सीखने में प्रभावित करता है, तो फिर ये प्रभाव का नियम ही होता है, और जो किससे संबंधित है, आपके थॉर्नडाइक से। ठीक है, बाकी पावलर है, जिन्होंने तो कुत्ते की पेरोटिड्स ग्लैंड पर प्रयोग किए थे। इन्होंने कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी दी थी, जैसे आप शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने RS थ्योरी दी थी। ठीक है, और बाकी वॉटसन है, ये तो व्यवहारवादी हैं। इन्होंने कहा था मुझे जैसा भी है बच्चा दे दीजिए, मैं जो भी है उसे कुछ भी बना सकता हूँ जो आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका संबंधित है। इसमें ये कह रहा है कि जो श्रवण बाधित यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते, विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक अपना यही लगाना था, ये बात किसकी कर रहा है, जो श्रवण यानी सुन नहीं सकते उनकी बात कर रहा है, और लेकिन उनसे विशेषता संबंधित नहीं है, वही पूछी है इसने। देखो, ओष्ठ पठन का मतलब होता है कि बच्चे के अगर है कुछ भी चीज़ कह रहे हैं तो आप जब जो आपके होठ चलेंगे तो निश्चित तौर से वो पहचान जाएगा आप ये कहना चाह रहे हो। संकेत यानी किसी भी संकेत के या साइन लैंग्वेज के थ्रू आप समझा सकते हैं। ये दोनों ही आपके श्रवण बाधित बच्चे से संबंधित हो जाएंगे। अब देखिए ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि उन बच्चों के लिए होती है जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। तो देखने और सुनने से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि विधियों की बात कर रहे हैं जब आप, तो पर्टिकुलर आपको उसी सेंस में बात करनी होगी जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दृष्टिबाधित हो गए। गामक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जो आप जैसे ग्रॉस मोटर होती है और एक फाइन मोटर होती है, इनकी 2 प्रकार होते हैं। तो उनमें विभिन्न प्रकार की जो अनुक्रिया होती हैं जिसमें हमारे मसल्स काम करें, तो उनसे संबंधित होती है। तो ये दोनों ही आपके श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसका C और D ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, यानी C और D है, इनसे कोई लेना देना नहीं है आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनसे। बाकी दोनों से ओष्ठ पठन और संकेत पठन ये आपके श्रवण बाधित बच्चों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 7 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार पूछा है। इसमें कह रहा है कि एक बच्चा किसी पाठ को अपनी सुविधा अनुसार कई भागों में बांटकर सीखता है, तो यह सीखने की कौन सी विधि है। जब भी आप बांटने की बात करें, खंडों की बात करें, तो उसे अंश या पाठ विधि कहते हैं, और ये बात सही भी है। पूर्ण विधि वो कहती है, पूर्ण विधि कह लो या इसे समग्रता का सिद्धांत बोलते हैं, जो आपके कॉलर कोपा मैक्स वादिमान ने दिया था। यानी आप एक ही बार में चीज़ को देखते हुए जो हॉल मेथड होती है, यानी संपूर्ण चीज़ को एक साथ पढ़िएगा, ये कहता है। अभिराम का मतलब है कि कंटिन्यूस पढ़ते रहिएगा। प्रासंगिक रैंडमली हो जाएगा। बाकी हमें पूछा है तो उसका तो राइट आंसर 3 नंबर होगा, यानी पार्टों में डिवाइड करके पढ़िएगा, वो जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8वां। इसमें पूछा है कि विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समावेशी कक्षा के लिए कौन सी शिक्षण अधिगम व्यू रचना महत्वपूर्ण होगी। देखो, इसे मोस्टली देखा जाए इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछा है, तो इसमें शिक्षण अधिगम की कौन सी व्यू रचना महत्वपूर्ण होगी। पहला है बहुसंवेदी, जो मल्टी सेंसरी टीचिंग, यानी बच्चे का जितने भी 5 सेंसर होते हैं उनसे सभी से संबंधित हो पढ़ाई, वो बहुत अच्छी रहेगी। और सहयोगी अधिगम का मतलब कोऑपरेट लर्निंग होती है, जो सहपाठी बच्चे होते हैं उनके साथ है, या शिक्षक इसमें हेल्प कर सकता है। निश्चित तौर से ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन में। बाकी साथी शिक्षण, पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं, यानी जो एक ही उम्र के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं उन्हें साथी शिक्षण बोल सकते हैं, तो ये भी हेल्प करेगा। बाकी दल शिक्षण,
जो टीम टीचिंग बोलते हैं इसे दल शिक्षण, तो ये भी एक तरह से इसमें प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चे खुद समस्या का समाधान करते हैं, तो निश्चित तौर से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम कहेंगे ये सभी चीज़ें आपकी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना में महत्वपूर्ण होगी, तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें 9 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिगम योग्यता में निम्नलिखित हस्तक्षेप है कार्यक्रम सुझाए गए हैं। यानी आपसे कह रहा है कि जो अधिगम योग्यता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, में निम्नलिखित हस्तक्षेप का कार्यक्रम सुझाव दिए गए हैं। जैसे कि पहला कथन दे रखा है कि भाषाई समझ के लिए प्रयास, दूसरा है वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। ये बताइए किस प्रकार की डिसेबिलिटी है ये, ठीक है, आपसे ये पूछा। वैसे देखा जाए भाषाई समझ के लिए प्रयास का मतलब है जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात करोगे तो वो पढ़ने से संबंधित होती है। जब भी आप भाषाई समझ की बात करें या पढ़ने की बात करें, वो सभी चीज़ें आएगी आपके डिसलेक्सिया में। बाकी वर्तनी सुधार के लिए जैसा पढ़ोगे वैसा ही लिखोगे, तो निश्चित तौर से ये विशेषताएं सोचने वाली थी। दोनों ही स्टेटमेंट अच्छे पूछे थे, ये डिसलेक्सिया से संबंधित होंगे। बाकी डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित डिसेबिलिटी होती है, और ये आपकी मैथ की घटनाओं से संबंधित होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर तो एक ही सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय प्रस्तुत किया था। जब भी ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं इसे, वस्तु स्थायित्व को, ये जब भी बात होगी वो आपके जीन प्याजे से संबंधित होगी। इनकी 4 अवस्थाएं थी, जैसे बोलते हैं SPCF, यानी सेंसरी मोटर स्टेज और सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज बोल सकते हैं, या सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी थी प्री ऑपरेशनल, तीसरी थी कॉन्क्रीट, चौथी थी फॉर्मल, या ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट बोल देते हैं। जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, उसी के अंतर्गत आती है आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस होता क्या है वो सुन लीजिएगा। अगर 0 से 18 माह का बच्चा है तो निश्चित तौर से उसके सामने से कोई भी चीज़ उठाइएगा, उसके सामने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही वो 18 माह से लेकर 24 माह यानी 2 साल का हो जाता है, अगर उसके सामने से अब उठाओगे तो निश्चित तौर से वो ढूंढने लग जाएगा उन चीज़ों को जहाँ पे भी आप दुकाना चाहोगे उस वस्तु को। तो हम ये कहते हैं कि कौन ओझल हो जाना, इस प्रकार का ये क्वेश्चन आता है तो वो वस्तु स्थायित्व के लिए आता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आंखों से ओझल हो जाना, ये वाला कथन हो जाएगा। अगर वो ढूंढ पा रहा है तो फिर 18 से 24 माह यानी वस्तु स्थायित्व बन चुका है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। जीन प्याजे से संबंधित है, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा ये पहली अवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये CTET और बाकी STET में तो पूछ लिए जाते हैं कि अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के दौरान फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि द्वारा सुधार के उद्देश्य से किया गया मूल्यांकन कहलाता है। जब भी आप दौरान की बात करें, ठीक है, और जिसमें फीडबैक हो या सुधार की बात हो, ये सभी आपके निर्माणात्मक ही सही रचनात्मक बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट से संबंधित होते हैं। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें 2 चलते हैं, एक तो सुमेलेटिव योगात्मक जो वर्ष के अंत में किया जाता है, ठीक है, और यानी जो आपको ग्रेड दिए जाते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। और जबकि जो दौरान में किए जाते हैं यानी संशोधन करने के लिए या सुधार करने के लिए, या कोई कमी चल रही है आपके पढ़ने में या समझ नहीं पा रहे हो तो उसे सुधारने के लिए जो किए जाते हैं वो निर्माणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन बना था, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। यानी आपसे ये पूछ रहा है इसमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, अभिप्रेरक को ही आप है इसमें क्या कह रहा है, इसमें इंग्लिश में कह रहा है एक्सट्रिंग्स। यानी एक तो होते हैं इनबॉर्न, एक होते हैं एक्सट्रिंग। इनबॉर्न वो होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल संबंधित होते हैं, जैसे भूख प्यास इस प्रकार के। एक्सट्रिंग वो होते हैं या बाह्य अभिप्रेरक वे होते हैं जो आपके वातावरण से संबंधित होते हैं। जैसे अब इसमें देखें कि इसमें से बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। अनुमोदन जिसे हम अप्रूवल बोलते हैं, वो हम मोस्टली मनुष्य से अप्रूवल लेते हैं या किसी अन्य संस्था से, तो निश्चित तौर से ये बाह्य हो जाएगी। सत्ता की बात करें, पावर, ये बाह्य होती है। उपलब्धि ये भी बाह्य होती है। लेकिन जो विश्राम होता है जिसे रेस्ट बोलते हैं, ये आपका बायोलॉजिकल होता है, इसे बोल सकते हैं इन, यानी इनबॉर्न बोल सकते हैं, यानी ये आंतरिक अभिप्रेरक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था। ये आपके मानसिक आयु ये आपके विनय ने दिया था, अल्बर्ट विनय ने दिया था 1908 में। इसके साथ शायद टर्मन भी हुआ करते थे, तो विनय साइमन परीक्षण बोलते हैं इसे। मानसिक आयु तभी दी थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी स्टर्न और टर्मन ने आपको ध्यान हो ME/CA जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है वो दिया था, इसमें 100 भी जोड़ी गई है, ठीक है। ध्यान रखना केवल टर्मन आ जाए तो भी राइट आंसर हो जाएगा और स्टर्न और टर्मन आ जाए तो भी।
टर्मन ये दे ही रखा है। बेसलर है, बेसलर ने एक मिश्रित परीक्षण दिया था। मिश्रित परीक्षण किसका? बुद्धि का। और ये किससे संबंधित होता है? ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, ठीक है, मिश्रित वाला। और ये अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि ये आगे चल के हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गेनी यानी जिसका नाम है रॉबर्ट गेनी है, कि अधिगम प्रतिमान के अनुसार किसी भी संप्रत्य अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जब आप रॉबर्ट गेनी को पढ़ेंगे तो इसने सीखने के पदानुक्रम बताया था 8। इन्होंने क्रम बताया था जिसे मैंने याद कर रखा है, SSC वर्सेज DCRP। यानी मैं एक बार बता देता हूँ, इसे बोलते हैं आप कह सकते हैं साइन या सिग्नल लर्निंग, दूसरे से हो जाएगा SR लर्निंग जैसे स्टिमुलेट रेस्पॉन्स, तीसरे से हो जाएगा चेन लर्निंग, चौथे से हो जाएगा वर्बल लर्निंग, पांचवे से हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन जिसे विभेदन लर्निंग बोलते हैं, C से हो जाएगा कॉन्सेप्ट, R से हो जाएगा रूल यानी नियम के द्वारा सीखना, लास्ट में होती प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये शुरुआत की 4 स्टेप होती हैं, ये आपकी कह सकते हैं व्यवहारिक होती हैं चीज़ें, ठीक है, व्यवहारिक मान सकते हैं, और जिसमें आपके है माइंड की आवश्यकता नहीं होगी बाकी, या फिजिकल बोल सकते हैं। और बाकी जो लास्ट की 4 होती हैं ये होती हैं आपके संज्ञानात्मक यानी दिमाग से संबंधित यानी मानसिक रूप से बोल सकते हैं। इसमें शुरुआत का स्टेप होता है वो निम्न स्तर होता है और जो लास्ट का होता है वो उच्चतम होता है। हालांकि इन सभी स्टेपों में देखें तो यहाँ पर हमसे बात कही गई है कि जो आपका C नंबर है ना, जो संप्रत्यय अधिगम के पूर्व, देखो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अधिगम के पूर्व किस प्रकार के अधिगमों की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो ये आ रहा है ना रूल, रूल से पहले आती है कॉन्सेप्ट, तो हमें नियम अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें यही पूछा था किस अधिगम की आवश्यकता नहीं होगी, तो नियम की नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं 2 सही हो जाएगा। बाकी श्रृंखला वाला आपका 3 नंबर का था, विभेदन है ये आपके 5 नंबर का था, संकेत अधिगम है ये आपके पहले नंबर का। ये आपके सोपानकी थे और इन सोपानकी को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक पिरामिड बनाया था जिसमें आपके शुरुआत की स्टेप होंगे वो मैंने बता दिया था, S होगा, दूसरा फिर S होगा, पहले से S से सिग्नल हो जाएगा या साइन बोल सकते हैं, दूसरे से SR हो जाएगा, तीसरे से फिर आपका SSC वर्स C हो जाएगा यानी चेन वाला, फिर SSC वर्सेज तो V हो जाएगा, फिर उसके बाद D हो जाएगा, फिर उसके बाद SSC वर्सेज DCC, फिर R और P लास्ट में हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो संज्ञानात्मक चित्र माना जाता है सबसे टफेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर 2 ही सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना होता है कि जो स्टेप पूछा जा रहा है उससे पहले वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि इसमें कॉन्सेप्ट पूछा गया था, ये C वाला ये था, इससे पहले वाला फिर R दे रखा है यानी रूल, तो ये नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं के आधार पर इन चीज़ों को पहचाना जाता है। बाकी तो टीचर तो डायरेक्टली आपको ये रैंडमली पढ़ा देते हैं और जो क्वेश्चन बनते हैं उस आधार पर आपको सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जो 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बुद्धि परीक्षण है जो एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। हालांकि मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं इन सभी की बात करूँगा कौन सा शाब्दिक है कौन सा अशाब्दिक है। आप पे जब पढ़ेंगे, जब बुद्धि चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में आते हैं ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो देखो बुद्धि 2 प्रकार के परीक्षण मानी जाती है, एक तो व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक। जो सामूहिक होंगी ना वो फिर आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और मिश्रित, ठीक है। जिसमें से मैं मिश्रित की बात कर चुका हूँ। बेसलर का बुद्धि परीक्षण है जो पिछले क्वेश्चन में आया था, जो स्टन वाला जिसमें मानसिक आयु पूछी थी, ठीक है, ये बात कर ली थी। अब देखिए इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आर्मी अल्फा परीक्षण, ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। मैं ये बोलता जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। अब आप एक करोगे और ये आपका जो आर्मी अल्फा परीक्षण है ये आपके ऑटिस ने दिया था, ये USA से संबंधित है, ठीक है। और ये सामूहिक कैसा है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। आप जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को जरूर पढ़ना क्योंकि ये परीक्षा क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है, ये आपका सामूहिक ही होगा, यानी सामूहिक को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है, सामूहिक होगा। और लेकिन ये कैसा होगा, अशाब्दिक होगा। शाब्दिक वो होंगे जो पढ़े लिखे के लिए होंगे, अशाब्दिक वो होंगे जो पढ़े लिखे अनपढ़ के लिए, ऐसे कह सकते हैं। बाकी है बिने साइमन परीक्षण, ये बिने साइमन परीक्षण था, ये आपका कह सकते हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण था, यानी पढ़े लिखे वाला के लिए था, व्यक्तिगत था, ठीक है। बाकी है जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण योग्यता, ये वाला जो परीक्षण था ये संबंधित हो जाएगा आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। आपको पूछा क्या था,
हमें पूछा था कि बुद्धि परीक्षण का एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताइए। तो इसमें से अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण हमने कौन सा देखा था? हमने देखा था रेमन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक परीक्षण, जो आपका सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखो मैं आपको, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बुद्धि परीक्षण के व्यक्तिगत वाले कौन से हैं बुद्धि परीक्षण और सामूहिक वाले कौन से हैं। सामूहिक में भी ये भी चलता है कि शाब्दिक कौन सा है, अशाब्दिक कौन सा है और आपका मिश्र कौन सा है। ये परीक्षण में इसी में नहीं, रीट हो गई, यूपी टेट हो गया, आपके एमपी टेट हो गया, या आपके अन्य परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती है, टीजीटी पीजीटी की, वहाँ पर पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार है वह भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित करता है वो कहलाता है, उसे हम प्राइवेट स्पीच कहेंगे, जिसे निजी भाषा बोलते हैं। हालांकि एक बात करेंगे यहाँ पे, जब आप वाइगोत्स्की की बात करते हैं, मोस्टली वाइगोत्स्की में SCL पूछा जाता है, यानी ये बात कहते हैं कि जो भी हम सीखते हैं वो समाज से सीखते हैं या सामाजिक अंतक्रिया से, सोशल इंटरेक्ट से। सी का मतलब हो जाता है कल्चरल, हम जो भी चीज़ सीखते हैं हमारे कल्चर का प्रभाव रहता है, ये भी बात सही है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज, इन्होंने भाषा की बात की है, ठीक है, कि इंटरेक्ट करके हम भाषा सीख सकते हैं, यानी ये तीनों ही आपस में संबंधित होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और कही थी कि आपके जो स्पीच होती है बच्चों की वो 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सोशल, दूसरी होती है आपकी प्राइवेट, तीसरी होती है आपकी साइलेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर शुद्ध लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन है, इसलिए साइलेंट इनर स्पीच बोल सकते हैं। ठीक है, मैं बोल के बताता हूँ। पहली थी आपकी सोशल स्पीच, दूसरी थी प्राइवेट स्पीच, तीसरी थी साइलेंट इनर स्पीच। जो सोशल स्पीच होती है इसमें क्या होता है कि हम टूटे फूटे शब्दों में दूसरों से बात करना होता है बच्चे का, और जिसकी उम्र मानी जाती है करीबन 2 वर्ष। प्राइवेट स्पीच का मतलब होता है 3 वर्ष से लेकर शायद 5 वर्ष होता है, और इसमें मतलब होता है कि बच्चे स्वयं से बातें करना, निजी स्वयं से बात करना, यानी निजी बात करना, ये सभी शब्द आते हैं। जैसे खुद को डायरेक्शन देने के लिए बात करना, या बोल बोल कर बोलना, और या स्वयं के जो आपकी बात है, यानी जो आपकी बात करने का तरीका है, जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है। इस प्रकार के अगर ये कथन आते हैं तो ये आपके प्राइवेट स्पीच से संबंधित होते हैं। बाकी साइलेंट इनर स्पीच होती है, ये संबंधित होती है मन में ही सोचते रहते हैं बच्चे, क्योंकि इनकी उम्र होती है 7 के करीब होती है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के बुद्धि के इनर स्पीच के, या कह सकते हैं बच्चों में किस प्रकार भाषा बोलते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निजी स्पीच हो जाएगा, या निजी भाषा या भाषण बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सी शिक्षा अधिगम पद्धति बाल केंद्रित है और एवं प्रगतिशील शिक्षा में सम्मिलित नहीं की जाती है। देखो, बाल केंद्रित विधियाँ अलग होती हैं, और देखा जाए अबाल केंद्रित बोल सकते हैं या अमनोवैज्ञानिक विधियाँ बोल सकते हैं, वो 3-4 ही होती हैं, तो मोस्टली उन्हें याद रखें, बाकी बाल केंद्रित हो जाती हैं। जैसे प्रायोजना विधि, बच्चा खुद करके सीखता है, जिसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो ये बाल केंद्रित हो जाएगी। समस्या समाधान में समस्या देंगे बच्चे को, खुद ही करेगा सॉल्व, तो निश्चित तौर से बाल केंद्रित हो जाएंगे। प्रयोगात्मक कोई भी प्रयोग देंगे, बच्चा खुद से करके लाता है, तो हम कहेंगे ये सभी, यानी बच्चा खुद करके सीख रहा है, मेनली बात ये है। और बाकी भाषण तो टीचर देता है, और जो भाषण देता है तो वो तो एक्टिव है, और जो बाकी सुन रहे हैं वो इनएक्टिव है। ठीक है, तो इस वजह से हम अमनोवैज्ञानिक विधि मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सभी विधि ये मनोवैज्ञानिक थी। ठीक है, और जो आपकी भाषण है वो अमनोवैज्ञानिक विधि थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले वंशानुगत कारकों को सम्मिलित नहीं करेंगे। इसमें से कौन सा कारक है? देखो, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन वंशानुगत का मतलब होता है कि आपके बायोलॉजिकल जो भी चीज़ें हैं पेरेंट्स से आपके अंदर आती हैं, या पेरेंट्स हैं वो उनके जो पिताजी रहे हैं तो निश्चित तौर से पेरेंट्स रहे होंगे, उनसे विशेषता आती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ऐसी कौन सी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं जो वंशानुगत के कारकों को सम्मिलित नहीं करेंगे? जैसे आपके पिताजी की जो संरचना स्ट्रक्चर है उसी प्रकार की आपकी आँख नाक ये चीज़ें बन के आती हैं, तो निश्चित तौर से ये होता है वंशानुगत। बुद्धि की बात करें अगर, निश्चित तौर से अब ये कहते हैं समान प्रतिमान का नियम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में, तो उसमें क्या होता है, जैसे पेरेंट्स है उसके जैसे बच्चे की बुद्धि लब्धि आ गई, यानी उसी प्रकार की बुद्धि है, सार बुद्धि है, जैसे माता पिता उसे आ रहे तो निश्चित तौर से बच्चा भी हो जाएगा, तो इसे समान प्रतिमान का नियम कहेंगे। यहीं पे एक नियम ऑर्डर हो जाता है, जैसे बोलते हैं प्रतिमान बोल दे, या विपरीत लक्षणों वाले, जैसे प्रतिगमन भी बोलते हैं या प्रतिमान बोल सकते हैं, तो निश्चित तौर से वो इसी के अंतर्गत आता है, यानी समान आने वाले गुण और एक है विपरीत लक्षण आने वाले, तो इसी में आ जाते हैं दोनों। अभिक्षमता का मतलब होता है ये जन्मजात होती है, यानी ये आप एक सकते कैपेसिटी बोल सकते हैं, ये आपकी जन्मजात होती है, जैसे इंग्लिश में एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो एप्टीट्यूड जन्मजात होती है।
ठीक है। एक है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति एटीट्यूड होता है, इसे अर्जित किया जाता है वातावरण से, ठीक है। तो हमें पूछा था कौन सा वंशानुगत, यानी जैसे पेरेंट्स से वो लक्षण हमारे अंदर नहीं आते, वो होंगे अभिवृत्ति। अभिवृत्ति होती है वो अर्जित होती है, वातावरण में रह करके सीखी जाती है, समाज में रह के। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो आपके जन्मजात से संबंधित थे, यानी वंशानुगत से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर। इसमें कह रहा है कि थॉर्नडाइक के बिल्ली पर सीखने के प्रयोग एक विशिष्ट व्यवहार को सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था। अगर देखा जाए तो जो बिल्ली पे प्रयोग किया था ना आपके थॉर्नडाइक ने, उसने मांस के टुकड़े का उपयोग किया था, तो वही अभिप्रेरक के रूप में वो यूज किया था। तो वो एक जैविक कारक होगा, या जैविक आप कह सकते हैं अभिप्रेरक होगा, यानी बायोलॉजिकल मोटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसमें और कोई सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं कि सामाजिक होगा कि बाह्य होगा या वातावरणीय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए निम्न में से कौन सी शैक्षणिक या शैक्षिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित तौर से उन्हें एसिलेशन बोलते हैं, जिसे त्वरण, यानी आप उन्हें त्वरित गति से सिखा सकते हैं कुछ भी चीज़, और वो सीख भी जाते हैं क्योंकि उनमें इतनी प्रतिभाशाली बुद्धि की तब्दी होती है। तो निश्चित तौर से इन चीज़ों को, जैसे कि उन्हें क्लास जंप करवाना, ठीक है, और नई नई एनरिचमेंट प्रोग्राम चलाना, वो सभी इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित। भाई उपचारात्मक शिक्षण है ये तो नहीं, वाचन अभ्यास ये भी नहीं, वाक उपचार ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें क्या पूछा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है ना, जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था को इन्होंने 3 अवस्था में बांट रखा है, जैसे कि पूर्व और आपकी बाल्यावस्था हो जाएगी, मध्य बोल सकते हैं, और एक होती है उत्तर। तो ये उत्तर वाली अवस्था होती है ना, ये लास्ट वाली होती है 11 से 12 वर्ष। तो ये एंटर होने वाली होती है पूर्व किशोरावस्था में, क्योंकि किशोरावस्था को भी 3 अवस्था में बांट दिया है इन्होंने, जैसे पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और आपकी उत्तर किशोरावस्था। तो हम ये कह रहे हैं कि इनमें से उत्तर बाल्यावस्था की बच्चों की उपयुक्त सामाजिक व्यवहारिक विशेषता कौन सी नहीं होगी। हालांकि इसे आप 2-3 तरीका से पहचान सकते हैं। ऐसे पहचान सकते हैं, सहयोग बाल्यावस्था में आता है। देखो एक टर्म बता दूँ, आप जब विशेषता में पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट में, तो हम बाल्यावस्था की विशेषता बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में सामाजिक गुण आ जाता है। तो ये सामाजिक ही गुण तो सहयोग ही है, वही सहानुभूति है आपकी, यानी जिसे सिंपैथी कहते हैं, वही आपकी परानुभूति है, जिसे आप एम्पैथी कहते हैं। अहम केंद्रता है ना, ये तो आपकी संबंधित होती है चीन प्याजे के दूसरे नंबर की अवस्था आती है, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की उम्र होती है ना, उसकी एक विशेषता है ये तो अहम केंद्रता, ठीक है। यानी बच्चे हैं दूसरों के नज़रिए, सोच, उनमें कोई मतलब ये है कि उनकी इग्नोर करता है उन चीज़ों को, ठीक है। जो वो कहता है वो सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों विशेषताएं बाल्यावस्था की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 22वां, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का एक रूप नहीं है। तो देखो जब आप है देखो ये चीज़ें जब आप परीक्षण पढ़ेंगे ना, उपलब्धि परीक्षण हो गया या निदानात्मक परीक्षण हो गया, उसके साथ हम मूल्यांकन भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे एक तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार पूरा आगे चल के उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ें पढ़ने की होती हैं, ठीक है। तो हम ये बताने के जो निबंधात्मक परीक्षा होती है उनमें प्रकार क्या क्या होते हैं। एक तो वर्णनात्मक परीक्षा होती है, जिसे आप डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। विश्लेषणात्मक होती है, एनालिटिकल क्वेश्चन होती है। इसी में आपके आलोचनात्मक क्वेश्चन आते हैं, जिसे आप क्रिटिकल बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रत्याविज्ञानात्मक है ना, ये वस्तुनिष्ठ का एक प्रकार है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जबकि हमें क्वेश्चन निबंधात्मक का पूछा था कि इसमें से निबंधात्मक प्रश्नों का एक प्रकार नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्याविज्ञानात्मक ये वस्तुनिष्ठ के प्रकार होते हैं। वस्तुनिष्ठ में 2 प्रकार के आते हैं, एक तो होते हैं प्रत्याविज्ञानात्मक, एक होते हैं प्रत्यास्मरण वाले। प्रत्यास्मरण को रिकॉल बोलते हैं वाले क्वेश्चन, और रिकॉग्नाइजेशन या जिसे हम प्रत्याविज्ञान बोलते हैं, इसमें आते हैं आपके जैसे रिक्तस्थान वाले, रिक्तस्थान तो नहीं, मैच वाले आएंगे, और आपके मैच वाले यानी मैच करने वाले, मिलान वाले, और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, और सादृश्य वाले आ जाएंगे, ठीक है, और भी प्रकार होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या 3 नंबर। बाकी सब ये निबंधात्मक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पावलर के या पेवलर को पावलर भी बोलते हैं, यहाँ पर पेवलर लिख दिया है कि अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार की सीखना है।
हमेशा ध्यान रखना जब भी पावर आए आप तो सी आर ध्यान रखना, इसे बोलते हैं कंडीशन रेस्पॉन्स। यानी उन्होंने हमेशा शास्त्रीय अनुबंधन की बात की है, कंडीशन की बात की है, यानी किसी के साथ किसी का अनुबंध कर देते हैं तो निश्चित तौर से अनुक्रिया उसी के हिसाब से होने लग जाती है। जैसे कुत्ते की पैरोटिड ग्लैंड पर जब उन्होंने प्रयोग किए थे, हालांकि प्रयोग तो कुछ और पर कर रहे थे, उन्होंने तो ये खोज दिया था, इसी के लिए उन्हें नोबेल भी मिल गया था। लेकिन ध्यान रखना है जब पैरोटिड ग्लैंड पर वो प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि मांस के टुकड़े के साथ घंटी की आवाज़ दी, तो ये निश्चित तौर से वो एक अनुबंधित अनुक्रिया करवा ली थी उन्होंने। कह सकते हैं एक उद्दीपक अलग से भोजन के साथ ऐड कर दिया, उसे बोलते हैं कंडीशन, यानी अनुबंधित करना। तो ये सी आर छोड़िए, अनुबंधित से संबंधित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे जेडपीडी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपके वाइगोस्की से संबंधित है। वाइगोस्की से संबंधित तो हमने और भी बात कर ली थी ऊपर क्वेश्चनों में, आपको मालूम होगा। बाकी एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, कोलबर्ग ने मॉडल थ्योरी दी थी जिसे आप बोलते हैं नैतिक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे ने आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था जिसे आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा कारक है जो अधिगम को नकारात्मक रूप से कह सकते हैं प्रभावित करेगा। इसमें से आप देखिएगा, इसमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा वो ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखिएगा जैसे कि अभ्यास, तो ये तो पॉजिटिव बात है, इच्छा शक्ति ये भी पॉजिटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव है, जो थकान है वो हो जाएगी नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब एक बच्चे को नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की घोषित करने की इच्छा पर आधारित होता है तो इसे नैतिकता का संबंध कहेंगे। ये ध्यान रखना जब आप इस थ्योरी को देखेंगे यानी स्टेटमेंट को, ये संबंधित है आपके कोलबर्ग से, लॉरेंस कोलबर्ग से। उन्होंने दिया था नैतिक विकास सिद्धांत। उन्होंने 3 लेवल बताए थे, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इनको फिर भी 2-2 उप अवस्थाओं में बांटा रखा जाता है, 1-2 नंबर की। फिर लेवल 2 में फिर 2 अवस्थाएं जैसे 3 और 4 नंबर की बोलते हैं। इसी प्रकार लेवल 3 है, इसको 5 और 6 नंबर की अवस्था बोलते हैं। जो 2 नंबर का लेवल होता है ना, उसमें आता है आपका एक्सचेंज का, यानी जिसमें गुड गर्ल और नाइस बॉय होता है। इसमें क्या होता है कि आप कोई अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए आप इन चीज़ों को करते हैं, उसके अंतर्गत यानी विशेषता है वो, तो वो आपकी संबंधित हो जाएगी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण। ठीक है, यानी जैसे गुड, इसमें लिख रखा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी वो ये गुड गर्ल और नाइस बॉय उसकी एक विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये लेवल 2 और अवस्था नंबर 3। ठीक है, ये पूछा है, यानी आप कह सकते हैं 3 लेवल थे और 6 स्टेज थी। ये आपके लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विकास। विकास से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर बार। जैसे विकास की प्रक्रिया आरंभ होती है तो हम कहेंगे जो आपका गर्भधारण होगा ना उसी से स्टार्ट हो जाएगी और मृत्यु तक चलेगी, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिसमें जैसे गर्भधारण से परिपक्वता तक ये गलत है, जन्म से परिपक्वता तक ये भी गलत है, जन्म से मृत्यु तक ये भी गलत है। हम कहेंगे जो आपका गर्भधारण होगा उससे लेकर, जैसे गर्भधारण को यहाँ पर कॉन्सेप्शन टू डेथ कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 90 से 110 बुद्धि प्रसार किस बौद्धिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये आपके एवरेज बच्चे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं औसत बालक, ये उनकी विशेषता होती है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर टर्मन की टर्मन की सारणी पढ़ेंगे बुद्धि उपलब्धि की, तो उसमें देखना, तो ये आपके कह सकते हैं प्रकार बताएं। अगर इससे 110 से 120 होगी तो वो इससे औसत से अधिक हो जाएंगे, यानी एवरेज एबव बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखो, ये दिख रहा है एबव, 3 नंबर ऑप्शन एबव एवरेज। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर सुपीरियर हो जाएंगे, फिर वेरी सुपीरियर, फिर होंगे प्रतिभाशाली। इस प्रकार के डिवाइड कर रखे हैं। इससे नीचे भी प्रकार भी दे रखे हैं, जड़ बुद्धि और आपके मंद बुद्धि प्रकार के, तो वो आप जब सारणी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, समाजीकरण की प्रक्रिया में साथियों का प्रभाव है उत्तर बाल्यावस्था के नाम से, यानी उत्तर बाल्यावस्था के किस नाम को संदर्भित नहीं करता है। देखो, जब बाल्यावस्था की बात आ जाए तो दलायु, जैसे गैंग एज बोलते हैं, अनुरूपता की आयु यानी एक ही जैसी उम्र के बच्चे, वो भी आ जाएगी। खेल आयु या प्ले एज बोलते हैं, तो ये भी इसी की विशेषता है। संक्रमण आयु होती है, बच्चा है उत्तर बाल्यावस्था से प्रवेश कर गया है पूर्व किशोरावस्था में। ठीक है, इसे ही बोलते हैं संक्रमण काल या संक्रमण आयु बोलते हैं, जिसे ट्रांजिशनल एज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा है इन निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास से संबंधित मैंने बताया 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा होगा। विकास में प्रकार्यात्मक परिवर्तन होती है, यानी आपके शरीर के अंदर निश्चित नहीं है कि आपके हाथ का ही विकास हो, हाथ के साथ दूसरे हाथ का भी होगा।
सिर का भी होगा, आपके पैरों का विकास होगा, यानी ये फंक्शनल होता है, शरीर के सभी भागों में विकास होता है, ये बात तो सही है। दूसरा ऑप्शन है विकास का प्रतिमान पैटर्न होता है वो पूर्वानुमेय होता है, ये भी बात सही है। विकास के कुछ ऐसी अनुक्रियाएं होती हैं या पैटर्न होते हैं जिनका आप प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेगा, निश्चित तौर से पहले वह घुटनों के बल चलेगा, फिर घुटनों पर यानी पैरों पर खड़े होने की कोशिश करेगा, खड़ा हो जाएगा तो चलने की कोशिश करेगा। तो ये एक पैटर्न है, ये से सब फॉलो करेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका भारत में जन्मा हो बच्चा या अन्य देश में जन्मा हो, ये पैटर्न सभी जगह फॉलो होता है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं। इसके साथ 4-5 चीज़ें और आती हैं, मैंने तो आपको एक ही एग्जांपल दिया है। बाकी 3 नंबर ऑप्शन है, सभी बच्चों का विकास है वो एक समान होता है, ये गलत है। हम ये कहते हैं कि जो बच्चों का विकास होता है ना वो व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यानी हर बच्चे का विकास है, किसी का न पहले किसी का थोड़ा बाद में, यानी ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर डिपेंड करता है, जबकि ये कह रहा है कि एक समान होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन इसके सही थे।